नमस्कार प्यारे दोस्तों, एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। और हमेशा की तरह एक बार फिर हम आपके लिए लेके आ गए हैं ओल्ड क्वेश्चन पेपर, यानी कि शारीरिक शिक्षा के सभी महत्वपूर्ण पुराने प्रश्न पत्रों की वीडियो इन दिनों आपको हमारे चैनल पे प्रोवाइड की जा रही है। आप ओल्ड क्वेश्चन पेपर प्लेलिस्ट में जाके और सभी पुराने क्वेश्चन पेपर को देख सकते हैं और तैयारी कर सकते हैं अपनी सभी आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। क्योंकि बता दें दोस्तों आपको कि एज इट इज कुछ क्वेश्चंस जो है ओल्ड क्वेश्चन पेपर से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो मैं आपकी होस्ट डॉक्टर सीमा तिवारी आ गई हूं एक बार फिर न्यू वीडियो के साथ। सो लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1 एंड इट इज आस्किंग दैट कि किसमें मानव के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक शील गुणों और प्रवृत्तियों के तत्व होते हैं जो वह बड़ा होने पर प्रदर्शित करता है। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली जो ऑप्शंस दिए हुए हैं इनमें से कौन सा करेक्ट आंसर है, देखिए आप गेस कीजिए। एंड द करेक्ट आंसर इज जाइगोट। और हम आपको बता दें कि जो बायोलॉजिकल स्टेट होती है, यानी कि जो जीवन की जो शुरुआत होती है वो इसी एक सिंगल सेल से होती है जिसे जाइगोट बोलते हैं, जो कि दो गैमेट्स जिनमें से एक मेल गैमेट होता है और दूसरा होता है फीमेल गैमेट। और इन दोनों गैमेट्स के मिलने से जो फ्यूजन यानी कि फर्टिलाइजेशन के बाद जो एक सिंगल सेल फॉर्म होती है उसे ही बोला जाता है दोस्तों जाइगोट। और ये हर एक लाइफ की शुरुआत करने वाली सेल होती है, यानी कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो सभी इस जाइगोट से ही बनते हैं, आपको पता है। और अगर बात की जाए मानव के मानसिक, शारीरिक, बौद्धिक और सामाजिक शील गुणों के बारे में, तो मानव के जीवन की शुरुआत भी इसी एक सिंगल सेल से होती है। उसमें भी ये जो सभी गुण आते हैं, जो प्रवृत्तियां आती हैं, वो सब किसके थ्रू होते हैं, पहुंचते हैं। तो ये करेक्ट आंसर यहाँ पे जाइगोट होगा। आई होप ये आपको क्लियर हो गया है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एंड इट इज आस्किंग कि आईओसी द्वारा यथा घोषित कौन सी औषधि प्रतिबंधित नहीं है। तो कौन सी ऐसी औषधि है जिस पे आईओसी यानी कि इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के द्वारा बैन नहीं लगाया गया है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1 एल्कोहल। एल्कोहल इज करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। गतिक संबंधी अध्ययन मींस काइनेमेटिक स्टडी में निम्नलिखित में से किस पर विचार किया जा सकता है, ये आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। एंड व्हाट इज करेक्ट आंसर, देखिए बात की जा रही है काइनेमेटिक स्टडी के बारे में, यानी कि गतिक संबंधी अध्ययन के बारे में। तो करेक्ट आंसर देखिए ऑप्शन नंबर 3 दौड़ के दौरान धावक की कोणमय गति के बारे में यहाँ पे बात की जा रही है। ओके, दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग कि खेल के मीडिया कवरेज में नस्लीय और जातीय पूर्वाग्रह के सूक्ष्म रूप को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका निम्न में से कौन सा है। दोस्तों ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप देख रहे हैं आजकल सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस तरह के क्वेश्चंस बहुत ज्यादा पूछे जाने लगे हैं, जो आपकी समझ पे आधारित होते हैं और आपने कितना ध्यान से प्रश्न को समझा, पढ़ा, तो उस बेस पे ही आप इनके आंसर्स कर सकते हैं। तो बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर। और करेक्ट आंसर आप सभी ने गैस ही कर लिया होगा कि मीडिया की नौकरी में अधिक जाति एवं नस्लीय अल्पसंख्यक लोगों को रखना। क्वेश्चन में पूछा गया था कि खेल के मीडिया कवरेज में नस्लीय और जातीय पूर्वाग्रह के सूक्ष्म रूप को कम करने का सबसे प्रभावी तरीका कौन सा है। तो मीडिया की नौकरी में अधिक जाति एवं नस्लीय अल्पसंख्यक लोगों को रखना जो है ये सबसे प्रभावी तरीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एंड इट इज आस्किंग कि किसके अनुसार चिंतन केवल ज्ञान के विशेषीकृत क्षेत्र तक सीमित नहीं है अपितु सामाजिक समस्या समाधान तक विस्तृत है। और किसका यह कथन है, किसने इस तरह से बोला था कि चिंतन केवल ज्ञान के विशेषीकृत क्षेत्र तक सीमित नहीं है अपितु सामाजिक समस्या समाधान तक विस्तृत है। तो ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ड्यूवे इज करेक्ट आंसर। नाउ देयर इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द स्क्रीन। देखिए बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि कई बार केंद्रीय विद्यालय एग्जाम में एज इट इज पूछा जा चुका है दोस्तों, हम आपको बता दें। एंड इट इज आस्किंग कि टाइफाइड की उद्भवन अवधि कितनी होती है। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1 से 2 सप्ताह। टाइफाइड की उद्भवन अवधि जो है, इंक्यूबेशन पीरियड जो है वो क्या है, तो 1 to 2 वीक्स इज करेक्ट आंसर। जब एक प्रकार का प्रशिक्षण केवल एक कारक होता है, प्रशिक्षण सुधार केवल एक कारक होता है, तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं। पूछा गया है कि जब एक प्रकार का प्रशिक्षण सुधार केवल एक कारक होता है तो इस सिद्धांत को क्या कहते हैं। और इसे भार की विशिष्टता के रूप में जाना जाता है, मींस स्पेसिफिसिटी ऑफ लोड के रूप में इसे जाना जाता है। नेक्स्ट, 10,000 खिलाड़ियों के सामान्य रूप से वितरित
आंकड़ों में कितने खिलाड़ी प्लस 3.0, देन यहाँ पे सिग्मा का निशान लगा हुआ है कि सिग्मा के पार होंगे। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 13। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, किस मानदंड में यह शिक्षक जान जाएगा, किस मानदंड में शिक्षक यह जान जाएगा कि विद्यार्थी ने स्वीकार्य स्तर जो है प्राप्त कर लिया है। एंड दिस इज हैविंग करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 2, यानी कि कसौटी संदर्भ इज करेक्ट आंसर यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट देखिए कि सुविधा प्रबंधन पद का अर्थ निम्न में से कौन सा है। एंड द करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी मीन्स संगठन की भौतिक परिसंपत्तियों का नियंत्रण। सुविधा प्रबंधन का अर्थ है संगठन की भौतिक परिसंपत्तियों का नियंत्रण। दोस्तों, आप सिर्फ और सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन ही मत पढ़िए जो कि कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि जो रिपीटेड क्वेश्चन है वो 60 to 70% ही पूछे जाते हैं। मोस्टली यूपी टीजीटी में ऐसा होता है, आपको बता दें। पर बाकी जो पोर्शन होता है, बाकी जो परसेंटेज होता है क्वेश्चन पेपर में, वो कहीं ना कहीं अच्छे क्वेश्चंस होते हैं और आपको इस तरह के क्वेश्चंस के भी प्रैक्टिस करने की बहुत जरूरत है जो आपने पहले नहीं पढ़े हैं। तो इनको आप पढ़िए और अपनी प्रिपरेशन करते रहिए। देखिए क्या पूछा गया है क्वेश्चन में कि मौलिक समाजशास्त्री सिद्धांत हैं, और क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी मीन्स ए एंड डी, यानी कि संरचना एंड संघर्ष सिद्धांत मौलिक समाजशास्त्री सिद्धांत में शामिल किए जाते हैं, संरचना एवं संघर्ष सिद्धांत। दिस इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गर्म और आर्द्र जलवायु में भारी व्यायाम से ताप का निषेचन हो सकता है और इसकी विशेषता होती है। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, देखिए ऑप्शन नंबर 1 मीन्स ACE इज करेक्ट आंसर। गर्म और आर्द्र जलवायु में भारी व्यायाम से ताप का निषेचन हो सकता है और इसकी विशेषता क्या है, देखिए कि स्थिति भ्रांति हो सकता है, पेशी मरोड़ हो सकता है और चक्कर आना, ये परेशानियां हो सकती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग, यदि त्रिज्या यानी कि रेडियस और कोण में वेग दिया गया है तो निम्नलिखित में से कौन सी जो है एंगुलर काइनेमेटिक्स होगी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी मीन्स बी और डी मीन्स अभिकेंद्री त्वरण एंड डी मीन्स रैखिक वेग यानी स्पर्श रेखी इज करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ कि आक्रमण के बैरन की परिभाषा में मुख्य मुद्दे कौन से दिए गए थे। तो जो एग्रेसिवनेस को परिभाषित किया गया था बैरन के द्वारा, तो कौन से मुख्य मुद्दे उसमें शामिल किए गए थे, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है कि ABDE आक्रमण एक व्यवहार है, देन आक्रमण निर्देशित होता है, आक्रमण में क्षति शामिल होती है एवं आक्रमण में जीव शामिल होता है। ये सभी मुद्दे यहाँ पे शामिल किए गए थे। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन कि कौन से खेल फेडरेशन एसोसिएशन जो है स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व स्थापित किए गए थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी अच्छा क्वेश्चन है। आपको बताना है कि 1947 यानी कि स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व कौन से फेडरेशंस की स्थापना की गई थी। एंड द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी मींस AEF इंडियन हॉकी फेडरेशन, देन इंडियन वेट लिफ्टिंग फेडरेशन एंड देन F मींस इमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो इंडियन हॉकी फेडरेशन की स्थापना तो 1925 में की गई थी और इमेच्योर एथलेटिक फेडरेशन ऑफ इंडिया की स्थापना जो है 1912 में की गई थी। और इसका मुझे भी याद नहीं आ रहा है वेट लिफ्टिंग का। तो आप देख रहे हैं कि ये स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व इन फेडरेशंस की स्थापना कर दी गई थी। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि लौह की कमी यानी कि जो लोहे की कमी है वो निम्नलिखित में से किस में हो सकती है, किस प्रकार के प्लेयर्स में या किन धावकों में लोहे की कमी हो सकती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट हियर मींस BDF मैराथन धावकों में, मैराथन रेस वाले एथलीट्स में हो सकती है, देन लाल मांस नहीं खाने वालों में हो सकती है एंड रजस्राव महिला में भी जो है लोहे की यानी आयरन की कमी जो है वो हो सकती है। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड इट इज आस्किंग कि कक्षा गतिविधियों को निम्नलिखित तरीके से संगठित किया जा सकता है। ओके, और नीचे दिए गए कूट में से सही संयोजन को आपको चुनना है कि कक्षा गतिविधियों को निम्नलिखित में से किन तरीकों से संगठित किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट हियर दैट BCD स्टेशन ट्रेनिंग के द्वारा, देन C मीन्स सर्किट ट्रेनिंग के द्वारा एंड देन D मीन्स फ्रंटल ट्रेनिंग के द्वारा जो है कक्षा गतिविधियों को सही तरीके से संगठित किया जा सकता है। ओके, यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है जो कि हम नहीं सॉल्व करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि शेल्डन सोमैटोटाइपिंग में कौन सा संयोजन खिलाड़ी
का सोमैटोटाइप पहचानने योग्य होता है। बात की जा रही है शेल्डन के क्लासिफिकेशन की, जिसे सोमैटोटाइपिंग के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें जो है कौन सा संयोजन यानी कौन सा जो ग्रुप है वो खिलाड़ी का सोमैटोटाइप पहचानने के योग्य होता है या हेल्प करता है पहचानने में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट हियर, ACD मीन्स स्पोंड्रल टेबल जो है वो, देन धड़ तालिका एंड देन डी ऊंचाई, ये सभी जो है ये सोमैटोटाइप पहचानने में हेल्प करते हैं। ओके, नेक्स्ट देखिए, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से जो हैं यहाँ पे जो कथन दिए हुए हैं वो सही हैं। तो आप इसको ध्यान से पढ़िए दोस्तों। करेक्ट आंसर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही है, मीन्स A, B, C एंड D, यानी कि ये सभी जो है यहाँ पे सही है कि इसमें सबसे पहला देखिए क्या है कि 105 सक्रिय सदस्य, 32 अवैतनिक सदस्य और एक विशिष्ट सदस्य होता है। देन इसकी स्थापना 23 जून 1894 को की गई। अवैतनिक प्रेसिडेंट जो इसके थे वो जैक रॉक और प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो है वो थॉमस बक है, आप सभी को पता है। तो ये यहाँ पे सही है। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ एंड इट इज आस्किंग कि बालकों के संज्ञानात्मक विकास के चरणों का सही क्रम आपको बताना है। और बात की जा रही है बालकों के कॉग्निटिव डेवलपमेंट पीरियड की, तो इसमें कौन सा जो इसके जो सीक्वेंस है वो क्या होंगे। तो देखिए क्या है सही सीक्वेंस, किस तरह से विकास होता है बालकों के संज्ञानात्मक विकास की अगर हम बात करें तो जो सही सीक्वेंस होता है वो है ऑप्शन नंबर डी, मींस बी सबसे पहले आता है आपका संवेदी विकास, देन आफ्टर दैट तैयारी संबंधी यानी प्रिपरेटरी, देन नंबर 1 मींस की नंबर 3 पे आएगा आपका ठोस प्रचलनात्मक और सबसे लास्ट में जो आता है वो है औपचारिक प्रचलनात्मक विकास। तो बालकों के संज्ञानात्मक विकास के जो चरण होते हैं वो होते हैं संवेदी पेशीय, देन तैयारी संबंधी, देन ठोस प्रचलनात्मक, देन औपचारिक प्रचलनात्मक। ये सही है यहाँ पे। और देखिए दोस्तों एक बहुत ही अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि ये क्वेश्चन केंद्रीय विद्यालय में कई बार पूछा जा चुका है और इसको आपको 2 से 3 बार इसको इन स्टेप्स को रिवाइज करना होगा, कॉपी में लिखना होगा और समझने की पूरी कोशिश करनी होगी, तभी आपका तैयार होगा ये क्वेश्चन। तो देखिए क्या पूछा गया है कि पेशी संकुचन यानी मसल कॉन्ट्रैक्शन से संबंधित घटनाक्रमों के बारे में आपको सही सीक्वेंस बताना है कि जो मसल कॉन्ट्रैक्शन के समय जो डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, मसल कॉन्ट्रैक्शन की जो प्रोसीजर होती है आपको पता है, तो उसके सीक्वेंस कैसे होते हैं। तो देखिए ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे सही है। नंबर 1 पे आएगा आपका डी नंबर, एसिटाइल कोलिन जो है, एसिटाइल कोलिन नहीं यहाँ पे कोलिन है कि एसिटाइल कोलिन मोटर एंड प्लेट को निष्क्रिय करता है, यानी कि जो एसिटाइल कोलिन होता है वो मोटर एंड प्लेट को जो है इनएक्टिवेट कर देता है। तो ये नंबर 1 ऑप्शन है यहाँ पे, दिस इज नंबर 1 स्टेप। देन यहाँ पे नेक्स्ट होगा बी नंबर 2 पे आएगा बी, आरए ट्यूब्यूल्स में एक्शन पोटेंशियल कैल्शियम को छोड़ना शुरू कर देता है, मींस की रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस, यहाँ पे आप कह सकते हैं रिलीज ऑफ कैल्शियम आयंस। देन नंबर 3 पे है कैल्शियम ट्रोपोनिन से जुड़ता है, ये जो कैल्शियम आयंस रिलीज हो रहे हैं तो ये जो एक्शन पोटेंशियल के थ्रू जो यहाँ पे जनरेट हुए हैं तो ये कैल्शियम ट्रोपोनिन प्रोटीन से जुड़ते हैं, इसके द्वारा एक्टिन पर क्रॉस ब्रिज को जो है अनावरित किया जाता है, ओके मींस रिमूव किया जाता है। देन आफ्टर दैट 4th नंबर पे आएगा कि एक्टिन के गाढ़े फिलामेंट, ओके नंबर 4 स्टेप जो है सी है कि एक्टिन के जो गाढ़े फिलामेंट जोड़ पर ऊर्जीकृत मायोसिन क्रॉस ब्रिज करता है। और फिर जो लास्ट स्टेप है 5th नंबर वो ये होगा कि एटीपी मायोसिन को जोड़ता है, एक्टिन और मायोसिन के बीच संबंध तोड़ता है। तो देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को हम आपको इंग्लिश में बता देते हैं ताकि आपको ये स्टेप समझ में आ सके और आप जो है इसे नोट डाउन कर लीजिए इंग्लिश में क्या होगा। तो सबसे पहले आएगा आपका डी नंबर, यहाँ पे देखिए दिस इज स्टेप नंबर 1, देन आफ्टर दैट स्टेप नंबर 2, ओके देन आफ्टर दैट स्टेप नंबर 3, देन आफ्टर दैट स्टेप नंबर यहाँ पे डी बी ए, देन सी नंबर आपका होगा 4th नंबर, ओके और जो लास्ट है वो है आपका 5th नंबर। तो ये यहाँ पे सही सीक्वेंस है जो कि हमने आपको इंग्लिश में बता दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे आप तैयार कर लीजिए। मूव करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि मानव कंकाल के सिर से पैर तक की उंगलियों तक की हड्डियों को क्रम में व्यवस्थित करना है। ओके फ्रेंड्स, आपको बताना है कि जो सिर से पैर तक की जो उंगलियों तक की जो हड्डियां होती हैं तो वो किस सीक्वेंस में होती हैं।
किस पार्ट में कौन सी बोन होती है, ऊपर से नीचे की ओर आपको बताना है। तो सब इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। और देखिए क्या होगा, सबसे पहले ऑप्शन 3 यहाँ पे करेक्ट है। फर्स्ट नंबर पे आएगी आपकी मैक्सिलरी बोन, यानी कि जो मैक्सिलरी बोन जो है, जबड़े की जो बोन है वो नंबर 1 पे है यहाँ पे। देन आफ्टर दैट हायोड बोन, आपको पता है नेक पे पाई जाती है, नेक के बेस पे जो पाई जाती है वो है हायोड बोन। तो नंबर 1 पे आएगा आपका मैक्सिलरी बोन, देन हायोड बोन। नंबर 3 पे आएगा आपका स्टर्नम, जिसे चेस्ट बोन भी कहते हैं। नंबर 4 पे आएगा आपका टॉलस, तो 4th नंबर हो गया ये यहाँ पे। देन आफ्टर दैट जो आपकी नेक्स्ट है वो है क्यूबाइड, लास्ट नंबर पे आपका है क्यूबाइड। और दोस्तों आई अंडरस्टैंड इट वेरी वेल कि आपको ये क्वेश्चन भी इंग्लिश में आपको देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको सही ऑप्शन समझ में आ सके। तो ये है यहाँ पे नंबर 1 पे है मैक्सिलरी बोन, नंबर 2 पे है हायोड बोन, नंबर 3 पे है स्टर्नम बोन, नंबर 4 पे है टॉलस और नंबर 5 पे है क्यूबाइड। तो ये यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 3 है ये करेक्ट है, सीक्वेंस है। ओके।